अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थ्योरीज ने दुनिया की साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो 9 सालों तक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। यहां तक कि उनके क्लास फेलोस में अगर किसी की जॉब नहीं लगी थी तो वो सिर्फ आइंस्टाइन ही थे। लेकिन किसने सोचा था कि जो लड़का स्कूल में सबसे स्लो लर्नर समझा जाता था, एक दिन उसके दरवाजे पर इजराइल के प्रेसिडेंट बनने की ऑफर आएगी। आइंस्टाइन ने इस इजरायली एम्बेसडर को क्या जवाब दिया और वो क्या वजह थी जिनकी वजह से इतने इंटेलिजेंट शख्स को कोई जॉब पर रखने को तैयार नहीं था। नाजरीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी के शहर उल में पैदा हुए। बचपन में ही उनको अजीब नजरों से देखा जाता था क्योंकि वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वह बहुत स्लो लर्नर थे, देर से बोलना शुरू किया और स्कूल में टीचर्स उनको एवरेज या कमजोर स्टूडेंट समझते थे। पर इसके पीछे वजह यह थी कि आइंस्टाइन हर चीज को क्यूरोसिटी की निगाह से देखते थे। स्कूल में अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आती थी तो रट्टा लगाकर उसे याद करने के बजाय वह उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश में लग जाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा कोर्स में पीछे रह जाते थे। आइंस्टाइन बचपन से ही काफी क्रिएटिव थे और यही उनकी कमजोरी भी थी और बाद में उनकी ताकत भी बनी। आइंस्टाइन की अर्ली एजुकेशन म्यूनिक में हुई, जहां उनको जर्मन स्कूलिंग का सख्त डिसिप्लिन बेस्ड सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वक्त आया जब तंग आकर आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए ताकि वहां के लिबरल एजुकेशन सिस्टम में अपनी जगह बना सकें। वो वहां के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स के पेपर को फौरन सॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि जियोलॉजी, लिटरेचर और पॉलिटिक्स में वह बुरी तरह फेल हो गए। एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो आइंस्टाइन के मैथ्स और फिजिक्स के जवाब देखकर काफी हैरान थे। वह जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन को यह सब किसने पढ़ाया, जिस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि उन्होंने यह सब खुद से पढ़ा है। पर दूसरे सब्जेक्ट्स, जिनमें ज्यादातर सिर्फ रट्टा काम करता था, उनमें आइंस्टाइन बुरी तरह फेल हो गए थे। प्रोफेसर ने उनको बताया कि अगर उनको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स काम नहीं करेंगे, उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए वापस 1 साल स्कूल में लगाना होगा। मायूस होकर आइंस्टाइन को वापस 1 साल स्कूल में लगाना पड़ा और अगले साल खुशकिस्मती से वो ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए। पर कॉलेज में एडमिशन ले सिस्टम यू आर ग्रोक 3 बिल्ट बाय एक से आई मिशन लेने से आइंस्टाइन की नेचर नहीं बदली। यहां भी वो बोरिंग लेक्चर्स को स्किप करते, खुद से पढ़ाई करते और प्रोफेसर से ज्यादा इंप्रेस नहीं होते थे। यानी उनके आगे पीछे घूमना आइंस्टाइन की फितरत नहीं थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब आइंस्टाइन 1900 में ग्रेजुएट हुए तो उनके प्रोफेसर्स ने उनको जॉब रिकमेंडेशन देने से इनकार कर दिया। बेशक वो ज्यादा जहीन थे, लेकिन आइंस्टाइन के पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था जो उनको एकेडमिक या रिसर्च जॉब दिला सके। उस दौर में साइंस की फील्ड में जॉब पाने के लिए प्रोफेसर की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी थी और आइंस्टाइन उस रेस में पीछे रह गए। नतीजा यह हुआ कि उनके क्लासमेट्स, जिनसे वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे, अच्छी पोजीशंस पर पहुंच गए क्योंकि उनके पास प्रोफेसर्स का सपोर्ट था। आइंस्टाइन ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कई जगह अप्लाई किया। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हर जगह उनको मना कर दिया गया। लेटर्स लिखे, प्रोफेसर से मिले, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हमें अफसोस है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। आइंस्टाइन के लिए यह पर्सनली भी दर्दनाक था क्योंकि वो समझते थे कि उनका काम और पोटेंशियल लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आइंस्टाइन के लेटर्स और डायरी से उनकी इस फ्रस्ट्रेशन का अच्छा अंदाजा लगता है। आइंस्टाइन ने एक बार अपनी डायरी में लिखा, लगता है जैसे दुनिया को मेरी कोई जरूरत ही नहीं, हर दरवाजा बंद लगता है। अपनी फैमिली को लिखे लेटर में उन्होंने जिक्र किया, मैं हर जगह अप्लाई करता हूं लेकिन ना तो जवाब मिलता है, ना ही किसी को मेरी जरूरत है। लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। एक और मशहूर लेटर में जो उन्होंने अपनी सिस्टम यू आर ग्रोक 3 बिल्ट बाय एक से आई अपनी गर्लफ्रेंड मिलेवा को लिखा, उसमें आइंस्टाइन ने कहा, मुझे लगता है मैं एक यूजलेस इंसान बन गया हूं। मैं सिर्फ फिजिक्स में जीता हूं, पर दुनिया सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो उनके सिस्टम में फिट बैठते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित कर रही थी। पैसे की तंगी, शादी में टेंशंस और खुद से डिससैटिस्फैक्शन। एक और प्रॉब्लम यह थी कि आइंस्टाइन की नेचर बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थी। वो क्लियर थे कि वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड जॉब ही करेंगे, प्रैक्टिकल या कमर्शियल जॉब्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त आइंस्टाइन का अफेयर उनकी क्लासमेट मिलेवा के साथ चल रहा था, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि आइंस्टाइन के पास कोई जॉब नहीं थी। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। मिलेवा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आइंस्टाइन कुछ कमाए, लेकिन आइंस्टाइन के हाथ जैसे जकड़े हुए थे। एक वक्त आया जब आइंस्टाइन को प्राइवेट ट्यूटर बनकर पैसे कमाने पड़े, जहां वो स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। आखिरकार आइंस्टाइन के एक दोस्त ने सलाह दी कि बर्न पेटेंट ऑफिस में एक एग्जामिनर की जॉब के लिए अप्लाई करें। ये एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन कम से कम एक शुरुआत थी। आइंस्टाइन ने अप्लाई किया और हैरानी की बात है कि बिना ज्यादा एक्सपीरियंस के 1902 में उनको जॉब मिल गई। बर्न पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन का काम था नए इन्वेंशंस और पेटेंट्स की एप्लीकेशंस को चेक करना। ये जॉब बोरिंग थी, लेकिन आइंस्टाइन के लिए डूबते को तिनके का सहारा थी। क्योंकि ये जॉब 9 to 5 थी, वो रातों को और वीकेंड्स में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते रहे। बेशक ये वो प्रोफेसर की जॉब नहीं थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी था ना होने से बेहतर था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब आइंस्टाइन के दिन पलटने लगे। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 1905 में आइंस्टाइन ने अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका किया। एक ही साल में उन्होंने 4 रिवॉल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश किए,
जिनमें स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसे ईएमसी भी कहा जाता है, शामिल थे। इन पेपर्स ने उस वक्त की साइंटिफिक दुनिया को हिला कर रख दिया। अचानक पेटेंट ऑफिस में मामूली सी जॉब करने वाला नाम यूरोप के साइंटिस्ट में मशहूर होने लगा। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेपर क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद बना और स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और स्पेस की समझ को बदल कर रख दिया। 1900 में पास आउट होने के 9 साल बाद 1909 में आखिरकार उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन की शख्सियत को लोगों ने कभी पूरी तरह नहीं समझा। साइंस की दुनिया से बाहर आइंस्टाइन की इमेज बहुत कंफ्यूजिंग रही है। एक तरफ लोग उनको मजाकिया तरीके से दिखाते हैं, बिखरे बालों वाला, अजीब, सोशली ऑकवर्ड साइंटिस्ट जो सिर्फ अपनी किताबों और थ्योरीज में डूबा रहता था। दूसरी तरफ वो एक सीरियस और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल में भी दिखाई देते हैं। 1932 में आइंस्टाइन जर्मनी से भाग गए क्योंकि एक साल बाद हिटलर ने वहां पावर संभाल ली थी और हिटलर ज्यूइश लोगों के खिलाफ था। आइंस्टाइन का ताल्लुक भी ज्यूइश खानदान से था। वो अमेरिका चले गए और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। वो सिर्फ साइंस के हीरो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज्यूइश कम्युनिटी का एक मशहूर और रिस्पेक्टेड चेहरा भी थे। इस दौरान ज्यूइश स्टेट इजराइल के बनने का अमल चल रहा था और पैलेस्टाइन में इस मुद्दे को लेकर काफी जंग हो रही थी। आखिरकार 1948 में इजराइल फॉर्मली वजूद में आ गया, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1952 में इजराइल के पहले प्रेसिडेंट खैम वाइजमैन का इंतकाल हो गया। ज्यूइश कम्युनिटी के पास अब कोई लीडर नहीं था। जायनिस्ट लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। आखिरकार वो एक जाने माने फिजिसिस्ट थे और समाज में उनकी इज्जत भी थी। वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, एक पॉलिटिकल और कल्चरल आइकॉन भी बन चुके थे। 17 नवंबर 1952 को आइंस्टाइन को एक लेटर मिला। ये लेटर अब्बा एबन ने भेजा था, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का एम्बेसडर था। लेटर में लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन का पैगाम है कि अगर इजरायली पार्लियामेंट आपको वोट देकर प्रेसिडेंट बनाए तो क्या आप ये ऑफर कबूल करेंगे? अगर आप मान जाते हैं तो आपको इजराइल शिफ्ट होना होगा और वहां की सिटीजनशिप लेनी होगी। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यकीन दिलाया गया कि ऐसी सूरत में आपको अपना साइंटिफिक काम पूरी आजादी और सहूलियत के साथ जारी रखने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा और इमोशनल ऑफर था, लेकिन आइंस्टाइन के प्लान्स कुछ और थे। उन्होंने जवाब में लिखा, मुझे इजराइल की तरफ से प्रेसिडेंट बनाने का ऑफर मिलने से मैं बहुत इमोशनल हूं, लेकिन साथ ही उदास और शर्मिंदा भी हूं कि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मैं जिंदगी भर सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करता आया हूं, इसलिए मेरे पास ना तो लोगों को संभालने की फितरत है, ना ही ऑफिशियल जिम्मेदारियां निभाने का तजुर्बा। यानी आइंस्टाइन ने खुद को पॉलिटिकल लीडरशिप के लायक नहीं समझा। उस वक्त उनकी उम्र 73 साल थी। उन्होंने अपने घर में रुके एक मेहमान को बताया कि यह ऑफर बहुत ऑकवर्ड है। बाद में उन्होंने जेरूसलम के एक अखबार को, जो उनके लिए कैंपेन कर रहा था, समझाया कि वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते जहां उन्हें गवर्नमेंट के उन फैसलों के साथ चलना पड़े जो कभी उनके जमीर के खिलाफ हों। यानी आइंस्टाइन सिर्फ इसलिए नहीं मना कर रहे थे कि वो पॉलिटिकली फिट नहीं थे, बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी जिंदगी में कभी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी या इज्जत मिले। लोग जो जज्बाती तौर पर एक्साइटेड थे आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनाने के आइडिया पर, वो एक अहम बात भूल रहे थे कि आइंस्टाइन इजराइल के लिए सिंपैथेटिक जरूर थे, लेकिन वो कभी पैशनेट जायनिस्ट नहीं थे। जब आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट का ऑफर ठुकरा दिया तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन ने अपने असिस्टेंट से कहा कि अगर आइंस्टाइन ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि 1946 में इजराइल बनने से 2 साल पहले आइंस्टाइन ने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहा था कि स्टेट का आइडिया उनके दिल में नहीं है। यानी असल में आइंस्टाइन इजराइल को अलग स्टेट के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। आखिरकार 16 दिसंबर 1952 को यित्ज़ाक बेनजवी इजराइल के दूसरे प्रेसिडेंट बन गए। उम्मीद है कि जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।